हेलो एवरीवन। आशा करते हैं कि आपने टाइटल देखा होगा और आप समझ भी गए होंगे कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेसिकली नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल को बताता है इन सॉल्यूशन। जैसे कि कोई भी हम लोग अभी तक तो सॉल्यूशन में डिस्कस कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन में का प्रॉपर्टीज है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या कहता है ये कि सिर्फ नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल को बताता है। ये किस उसका प्रॉपर्टीज, उसका नेचर, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ नहीं देखता है। सिर्फ ये क्या देखता है, ये सिर्फ देखता है कि उसके उसमें कितने नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल मौजूद हैं। ठीक है, तो उसको ये बताता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो एक बार डिफिनीशन देख लेते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच आर डिपेंड ऑन ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स नॉट ऑन इट्स, देखिए नॉट ऑन इट्स नेचर, मतलब किसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता, उसको हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो NaCl दिया हुआ है, तो ये टूटेगा जब डिसोसिएट होगा तो किसमें किसमें टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, तो इसके बाद टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल कितने होंगे, ये एक हो गया और ये एक दो, मतलब दोनों मिले कितना होंगे सॉलिड पार्टिकल दो। उसी तरह BaSO4 जो है ये कितने पार्ट में टूटेगा, ये भी दो पार्ट में टूटेगा, Ba2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, तो ये दोनों मिल गया, कितने पार्ट हो गए, इसका भी दो पार्ट। ठीक है, तो ये दोनों जो है आपस में बोथ हैव इक्वल नंबर ऑफ आयंस, हेंस इट हैव सेम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मतलब कि इसके पास, इन दोनों के पास सेम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा। मैंने क्या बताया था आपको कि ये सिर्फ नंबर पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करता है, इसका नेचर क्या है, कौन सा आयंस है कौन सा आयंस नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपके पास सॉलिड पार्टिकल दोनों का सेम है, यानी दोनों का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, उसी तरह इन दोनों को देख लीजिए, Na2SO4 है, ये भी दो पार्ट में टूटेगा, 2Na प्लस SO4 2 माइनस। इसके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल कितने हैं, यहाँ तीन हो गया, क्योंकि इसका दो इसका एक, कितना हो गया तीन। उसी तरह BaCl2 कितना हो जाएगा, Ba प्लस प्लस 2 माइनस 2Cl माइनस, तो इसके पास भी कितना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मतलब टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल कितना हो जाएंगे, यहाँ से एक यहाँ से दो, कितना हो गया टोटल तीन। तो इन दोनों के पास भी हैविंग सेम इक्वल नंबर्स ऑफ आयंस एंड इट हैज आल्सो सेम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये था आपका ओवरऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब हम लोग इसके पार्ट को डिस्कस करते हैं, कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक एक टाइप को डिस्कस करते चलेंगे धीरे धीरे, तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होता है चार टाइप का होता है, जैसे जिसमें से मैंने एक आपको पढ़ा दिया है RLVP, जो जब मैंने आपको राउट्स बताया था, उसका जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्यूट जब मिक्स होता है तो उससे जब हम लोग मोल फ्रैक्शन निकलता है, वहाँ से एक बार आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा ताकि वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं एक बार आपको यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करके बताऊँगा इसका, और भी एडवांस लेवल पर इसको और भी अच्छे से मतलब डिस्कस करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है चार टाइप का होता है, उसमें से फर्स्ट टाइप है उसका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, जिसका नाम है RLVP, मैंने पहले ही बताया था। और सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप जो है एलिवेशन एंड इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को इवलियस कॉपी भी बोलते हैं और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को क्रायोस कॉपी भी बोलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ना देके आपको इवलियस कॉपी दे देता है, कभी कभी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ना देके आपको क्रायोस कॉपी देता है। तो आपको दोनों नाम याद रखना बहुत ही जरूरी है ताकि आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ टाइप में देता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा पड़ जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसको अच्छे से आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, 2-3 स्टार मार्क कर लीजिए ताकि आपको इस पर नजर रहे। ठीक है, तो टाइप डिस्कस करने से पहले हम लोग एक चीज़ को डिस्कस करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि ये NaCl है, तो ये दो भाग में टूटा, मतलब ये डिसोसिएट हुआ। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा डिसोसिएशन ही होता है, कभी कभी एसोसिएशन भी होता है, तो हम लोग दोनों डिस्कस करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो व्हेन एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल will not occur then colligative properties are known as non normal colligative properties। लेकिन जब ऑकर होता है, मतलब जब डिसोसिएशन एसोसिएशन ऑकर होता है तो उसको एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो ऐसा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब एसोसिएशन मतलब जब टूटता है या जुड़ता है, ठीक है, अगर वो होता है प्रोसेस तो उसको हम लोग एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। अगर वो नहीं होता है तो हम लोग उसको नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। Then for calculation of normal colligative properties, how to calculate normal colligative properties, will follow some steps. Firstly we calculated one half factor। ठीक है, कैसे वन हाफ फैक्टर निकालते हैं, उसको हम वन हाफ फैक्टर को हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। ठीक है,
और क्वांटम फैक्टर को जब हम लोग नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मिल जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग निकालना सीखेंगे क्वांटम फैक्टर कैसे निकालते हैं फॉर एसोसिएशन फॉर डिसोसिएशन। ओके, तो देखते हैं क्वांटम फैक्टर जो होता है नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाई एबनॉर्मल मोलर मास होता है। क्या होता है क्वांटम फैक्टर जो होता है नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाई एबनॉर्मल मोलर मास होता है। नॉर्मल मोलर मास क्या होता है कि जो जिसका डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होता। जैसे मैंने बताया था नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है जिसका क्या होता है एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होता है। लेकिन एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है जिसका एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों होता है। ठीक है, और हमको यह पता है कि जो मोलर मास होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल्स होता है, तो इसको हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं कि एबनॉर्मल मोल्स डिवाइड बाय नॉर्मल मोल्स लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने नीचे लिखा हुआ है क्वांटम फैक्टर बराबर क्या लिखा है एबनॉर्मल मोल्स, क्योंकि मोलर मास जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल्स होता है। इस तरह एबनॉर्मल मोल्स डिवाइड बाय नॉर्मल मोल्स लिख दिया। जो एबनॉर्मल मोल्स होता है वो ऑब्जर्व किया रहता है, मतलब कि जो डिसोसिएटिव होता है तो उसको हम लोग खुद से ऑब्जर्व किए रहते हैं। लेकिन जो नॉर्मल मोल्स होता है वो गिवन रहता है, मतलब जो थ्योरेटिकल रहता है। ठीक है, वो नॉर्मल मोल्स होता है। ठीक है, तो इसको इस तरह एक तरीका से और हम लोग बोल सकते हैं कि जो क्वांटम फैक्टर है वो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइड बाय थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है, आपको मैं एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा जहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है और थ्योरेटिकली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग डिसोसिएशन के लिए देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एसोसिएशन के लिए देखेंगे। ठीक है, तो डिसोसिएशन को हम लोग आयोनाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं। जैसे कि आपने डिस्कस किया हुआ केमिकल इक्विलिब्रियम में, जहाँ की आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको यहाँ पर बता देता हूँ क्या होता है डिसोसिएशन। ठीक है, कोई भी आपको सोल्यूशन दिया होता है, जब वो टूटता है, मतलब कोई भी आयन दिया तो जब वो टूटता है मतलब प्रोडक्ट बनता है तो n टाइम्स a में टूटता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि t बराबर 0 पे इसका 1 मोल्स दिया हुआ है। ठीक है, और प्रोडक्ट फॉर्मेशन कितना हो रहा था 0 मोल्स हो रहा था। ठीक है, लेकिन जब t बराबर t पे मानते हैं कि उसमें से अल्फा टाइम्स उसमें आयोनाइज हो रहा है, मतलब डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, तो 1 माइनस अल्फा हो गया, और कितना टाइम बन रहा है तो n टाइम्स अल्फा आपका प्रोडक्ट बन जा रहा है। ठीक है, तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितना है, इनिशियल तो आपका 1 मोल्स है, फाइनल मोल्स कितने होंगे 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। ठीक है, तो फाइनल मोल्स आपका कितने हो जाएंगे 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कीजिए कि अल्फा कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस अल्फा क्या हो जाएगा n माइनस 1। ओके, ये हो गया आपका तो फाइनल मोल्स। ठीक है, अगर वहीं पे आपको क्वांटम फैक्टर निकालना है तो फाइनल मोल्स डिवाइड बाई इनिशियल मोल्स। फाइनल मोल्स क्या है हमारे पास 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा डिवाइड बाई 1। ठीक है, तो ये फाइनल मोल्स हो गया। तो ओवरऑल क्वांटम फैक्टर यहाँ से क्या आ गया हमारा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, जहाँ की n क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल जो डिसोसिएट हो रहे हैं, मतलब कि जो हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नंबर है वो हो गया, और अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कितना आपका अमाउंट डिसोसिएट हो रहा है और प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हो रहा है वो डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका Na2SO4। ठीक है, Na2SO4 दिया हुआ है, तो जब ये टूटेगा तो किस में टूटेगा 2Na प्लस और SO4 2 माइनस। ठीक है, तो ये कितने यहाँ से आपको नंबर ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मिलेंगे आपको। देखिए जैसे कि n क्या होता है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे n कितने नंबर ऑफ पार्टिकल जो है डिसोसिएट हो रहे हैं, तो कितना यहाँ से 2 आ गया और यहाँ से 1 आ गया, टोटल 3 हो गया। ठीक है, और हमको आपको क्वांटम फैक्टर निकालना है, तो क्वांटम फैक्टर आई बराबर क्या होता है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। ठीक है, तो 1 हो गया, प्लस n कितना है मेरे पास 3 माइनस 1 इंटू अल्फा कितना है मेरे पास 0.2। ओके, तो ये हो गया टोटल ऑफ 1 प्लस 2 इंटू 0.2, मतलब क्या हो गया आपका 0.4। ओके, तो ओवरऑल आपका क्वांटम फैक्टर आ गया 1.4। ठीक है, मैं आगे चल के आपको ये भी बताऊंगा कि जो इन द प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन मीन्स आयोनाइजेशन प्रोसेस ऑलवेज क्वांटम फैक्टर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, मतलब कि जो क्वांटम फैक्टर होता है वो नहीं तो 1 होता है नहीं तो 1 से हमेशा बड़ा होता है। तो इस तरह आप अंदाजा लगा सकते हैं, कहीं किसी किसी सवाल में ये नहीं बोला रहता है कि डिसोसिएशन हो रहा है या एसोसिएशन हो रहा है, लेकिन वहाँ पर आपको क्वांटम फैक्टर दे दिया जाता है। ठीक है, तो क्वांटम फैक्टर देख के आप पता कर सकते हैं कि इस प्रोसेस में आपको डिसोसिएशन हो रहा है या एसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, उसको मैं बाद में भी डिस्कस करता हूँ, मैंने फिर भी यहाँ पे बता दिया कि फॉर डिसोसिएशन जो होता है आपका क्वांटम फैक्टर होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, नहीं तो 1 होगा नहीं तो उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। उससे नेक्स्ट प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करते हैं NaCl। NaCl जब टूटेगा तो किसमें टूटेगा Na प्लस Cl माइनस। यहाँ से आपका टोटल नंबर ऑफ डिसोसिएशन पार्टिकल्स कितने होंगे, तो यहाँ से हो गया टोटल नंबर ऑफ डिसोसिएशन पार्टिकल 2। और क्वांटम फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे, आई बराबर होता है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। क्या हो जाएगा, तो आई बराबर हो गया आपका 1 प्लस n कितना है आपके पास 2 माइनस 1 इंटू अल्फा कितना होगा 0.5। ठीक है, तो यहाँ से ओवरऑल आ गया कि आपका 1.5। तो ये था आपका
NaCl का वन टाइम फैक्टर निकालने के लिए। इसलिए एक दो प्रॉब्लम की और प्रैक्टिस कर लेता है ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि जब 100% डिसोसिएशन होता है, कहने का अर्थ है कि जो प्रोडक्ट मतलब जो आपको एन जे होता है वो 100% इसमें डिसोसिएट हो जा रहा है प्रोडक्ट में, तब क्या होता है। तो 100 से 100% तब डिसोसिएट हो जाता है तो अल्फा को हम लोग 1 ले लेते हैं, ठीक है। अल्फा को 1 ले लेते हैं। तो आप इसमें अगर वन टाइम फैक्टर का फॉर्मूला अल्फा 1 पुट कीजिएगा तो यहाँ से आपको आ जाता है कि आई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, मतलब इज इक्वल टू हो जाता है नंबर ऑफ पार्टिकल जितने डिसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है। उसी तरह जैसे कि यहाँ पे हम लोग NaCl ले रहे हैं, जो भी क्वेश्चन दिया NaCl, तो अगर ये टूटेगा 100% डिसोसिएशन केस में टूटेगा तो यहाँ से आपका n कितना हो जाएगा, यहाँ से n हो जाएगा आपका 2, ठीक है। जब n 2 हो जाएगा मतलब कि I बराबर n हो जा रहा है जब 100% डिसोसिएशन केस में, तो यहाँ से I बराबर हो जाएगा 2। उसी तरह ये कितने पार्ट में टूटेगा, ये टूटेगा आपको 3 पार्ट में, तो यहाँ से I बराबर हो जाएगा 3। ये कितने पार्ट में टूटेगा, यहाँ से 3, यहाँ से 1, तो टोटल ये 4 पार्ट में टूटेगा, मतलब कि n बराबर 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ से I बराबर 4 हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल आपका 100% डिसोसिएशन केस में। एक दो प्रॉब्लम की और प्रैक्टिस करते हैं ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक नोट आप डाल लीजिएगा। नोट क्या डालना है कि जब क्वेश्चन में अल्फा का मान नहीं गिवन रहेगा, जो इफ वैल्यू ऑफ अल्फा इज नॉट गिवन देन इट विल बी कंसीडर एज 1, मतलब जब क्वेश्चन में अल्फा का मान नहीं दिया रहेगा तो उसको हम लोग 1 ले लेंगे। तो कहने का अर्थ क्या है कि जब अल्फा 1 होता है तो उसका कहने का अर्थ है कि वो 100% डिसोसिएशन होता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखिएगा, जब क्वेश्चन में अल्फा नहीं गिवन होता है तो हम लोग अल्फा को 1 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि इसमें वन टाइम फैक्टर निकालना है और क्वेश्चन दिया हुआ है CA3PO4 होल ट्वाइस, ठीक है। अल्फा का मान दे दिया आपको 0.2। तो सबसे पहले हम लोग को नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएट पार्टिकल को निकालना है, मतलब n निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि CA3PO4 2 है, तो ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, 3 टाइम्स CA2 प्लस 2 टाइम्स PO4 माइनस, ओके। तो आपके पास यहाँ से टोटल नंबर ऑफ डिसोसिएट पार्टिकल कितने होंगे, 5, ठीक है। अब आप वन टाइम फैक्टर निकाल लीजिए, आपको n पता चलिए गया, अल्फा पता है, ये तो निकाल सकते हैं 1 प्लस n माइनस 1, n कितना है 5 माइनस 1 डिवाइड इंटू 0.2, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, यहाँ से 0.8 मतलब समथिंग 1.8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा। ये था ओवरऑल आपका वन टाइम फैक्टर निकालने के तरीका। एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कराते हैं ताकि वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जब भी क्वेश्चन जो रहता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड होता है, तो आप पहले जहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला कोई भी कंपोनेंट हो तो उसके लिए आपको एक नोट डालना पड़ेगा, ठीक है। कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नेवर बी आयोनाइज्ड, मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो आयोनाइज नहीं होते हैं, वो मतलब टूटते नहीं हैं, ठीक है। तो जो भी ये बॉक्स में रहेगा, जो भी ये ऐसे बॉक्स में रहेगा, तो उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे कि ओनली 1 पार्टिकल है, मतलब एक ही पार्टिकल है, ठीक है। एक ही पार्ट में टूटेगा ये, ठीक है। मतलब अंदर ये नहीं टूटता, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो होते हैं वो टूटते नहीं, जैसे रहते हैं वैसे ही रह जाते हैं। जितने पार्ट में रहेंगे उतने पार्ट में, मान लीजिए 2 पार्ट में रहता है तो 2 पार्ट में ही रहता है। मान लीजिए यहाँ से 2 कर देते हैं तो ये 2 पार्ट में रहता है, अभी तो 1 पार्ट में है तो 1 पार्ट में है, ठीक है। और इधर से आपका 3 है तो ये मतलब आपका टूटेगा कैसे, KCF6 है तो कैसे टूटेगा, ये टूटेगा आपका 3 टाइम्स K प्लस 1 टाइम FeCN6 माइनस, ओके। तो यहाँ से आपका n कितना आ गया, n आ गया आपका 3 प्लस 1 कितना आ गया 4, ओके। तो वन टाइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, I बराबर 1 प्लस n 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 इंटू अल्फा पर गिवन नहीं था, अल्फा क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल कितना आ गया आपका 4। उसी तरह ये कोई एसिड दिया हुआ है HA दिया हुआ एसिड, तो ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, ये टूटेगा आपका H प्लस और A माइनस में, ओके। तो ये आपके पास टोटल n कितना आ गया, टोटल आपका n यहाँ से आ गया 2। अल्फा आप वन टाइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, 1 प्लस अल्फा वो n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1 इंटू अल्फा कितना दिया आपका 0.8, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल ओवरऑल कितना आ जाएगा आपका 1.8, ठीक है। तो ये आपका वन टाइम फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका ओवरऑल वन टाइम फैक्टर निकालने का तरीका। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को और डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में जो है इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। वो तो सब बेसिक था, अगर वो आपको आता है तो ये भी आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको डिसोसिएशन का फॉर्मूला कैसे डिस्कस किया था, निकाला कैसे था, तो मैंने एक प्रोडक्ट लिया था, जैसे कि मैंने ये प्रोडक्ट लिया, उसको बताया कि T बराबर 0 पे इतना मोल्स था और T बराबर T पे इतना डिसोसिएट हो जा रहा है। उसी तरह आप इस क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कीजिए
जैसे कि पहले हम लोग MgCl2 ले रहे हैं, तो ये किस में टूटेगा, Mg प्लस 2 टाइम्स Cl माइनस, ठीक है। इनिशियल मोल्स कितने दिए हुए हैं, मतलब t बराबर 0 पे कितने मोल्स दिए हुए हैं, t बराबर 0 पे 1 मोल है, तो ये सब दोनों 0 हो गया। t बराबर t पे कितने मोल्स आपको डिसोसिएट हो रहा है, तो मान लेते हैं 1 टाइम्स अल्फा डिसोसिएट हो रहा है, तो ये अल्फा हो जाएगा, ये 2 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो आपके इनिशियल मोल्स कितने, इनिशियल मोल्स आपका मान लेते हैं, इनिशियल मोल्स जो है, इनिशियल मोल्स आपके पास कितना है, इनिशियल मोल्स आपके पास 1 है, फाइनल मोल्स कितने हैं आपके, फाइनल मोल्स आ जाएगा आपको 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, मतलब कहने का अर्थ कि आपके पास फाइनल मोल्स कितना आ गया, 1 प्लस 2 अल्फा। तो आप यहाँ से वन टा फैक्टर निकाल सकते हैं, वन टा फैक्टर क्या होगा, फाइनल मोल्स डिवाइड बाई इनिशियल मोल्स, मतलब 1 प्लस 2 अल्फा होल डिवाइड बाई 1, मतलब कहने का अर्थ कि 1 प्लस 2 अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से आपका वन टा फैक्टर आ गया, तो वन टा फैक्टर 1 प्लस 2 टाइम्स अल्फा कितना दिया हुआ है इसके लिए, अल्फा इसके लिए दिया हुआ है 0.3, तो आप 0.3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0.3 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये ओवरऑल आ जाएगा आपका 1.6, ठीक है। तो आप इसके लिए निकालिए MgCl2 के लिए, उसी तरह आप CaCl2 के लिए भी निकालिए, देखिए CaCl2 के लिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। इससे कि CaCl2 जो है ये टूटेगा तो किससे टूटेगा, Ca2 प्लस 2 टाइम्स Cl माइनस, ओके। तो t बराबर 0 पे इसका इनिशियल मोल्स कितने दिए हुए हैं, इसके 2 मोल्स दिए हैं, ठीक है। t बराबर 0 पे 2 मोल्स, ये 0 ये 0, और t बराबर t पे कितना हो जाएंगे, t बराबर t पे 2 इंटू 1 माइनस अल्फा, इसमें से 1 माइनस अल्फा डिसोसिएट हुए, तो इधर कितने बनेंगे, इधर आपके बनेंगे अल्फा, t बराबर t पे कितने बनेंगे, इसका 2 अल्फा, इधर हो गया 2 अल्फा, ठीक है। तो इसका फाइनल मोल्स कितना हो गया, इनिशियल में तो 2 है, फाइनल मोल्स इतना है, तो i बराबर क्या देंगे, फाइनल मोल्स क्या ऊपर हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस इधर तो 2 इंटू 2 ये 4 अल्फा होगा, सॉरी ये 4 अल्फा हो गया, प्लस 4 अल्फा होल डिवाइड बाई नीचे कितना है 2, ओके। तो आप ओवरऑल ऊपर से 2 कैंसिल कर देते, ऊपर बच जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, तो ऊपर आपको ओवरऑल बच जाएगा आपका 1 प्लस 2 अल्फा। तो इसके लिए अल्फा का मान कितना दिया हुआ, इसके लिए अल्फा का मान दिया हुआ आपका 0.7, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा ये 2.4 हो जाएगा, ठीक है। 7 14 तो 1.4 प्लस 1 तो 2.4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, इसके लिए अब इसके लिए वन टा फैक्टर कितना आ जाएगा, इसके लिए वन टा फैक्टर आ गया आपका 2.4, ठीक है। तो ये था आपका ओवरऑल वन टा फैक्टर निकालने के लिए इंडिविजुअल, ठीक है। लेकिन आपको ओरिजिनल वन टा फैक्टर निकालना है दोनों को कंबाइन में, तो आप कैसे निकालेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग निकाल के दिखाते हैं। तो पहले मैं लिख लेता हूँ कि इसके लिए जो है वन टा फैक्टर आपका आया है 1.6, और इसके लिए आपका वन टा फैक्टर आया है 2.4, ओके। तो आगे हम लोग निकाल के देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए क्या कीजिएगा, हम जैसे कि आपको एक फॉर्मूला बताया था कि ऑब्जर्व मोल्स डिवाइड बाई थ्योरेटिकल मोल्स, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया, क्या होता है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइड बाई थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, या एबनॉर्मल मोल्स डिवाइड बाई नॉर्मल मोल्स, ठीक है। नॉर्मल मोल्स के बेसिस पे हम लोग निकाल सकते हैं, और ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको पास यहाँ पे थ्योरेटिकल मोल्स कितने हुए, थ्योरेटिकल मोल्स आपके पास यहाँ पे हैं, यहाँ से 1, यहाँ से 2 किया हो गया 1 प्लस 2, ओके। और आपको कैलकुलेटेड मतलब ऑब्जर्व मोल्स कितने लाए हैं, ऑब्जर्व मोल्स कितने लाए हैं, ठीक है। ऑब्जर्व मोल्स आप लाए हैं, यहाँ से लाए थे आप, तो वन टा फैक्टर लाए थे, तो हम लोग ऊपर वाले से ऑब्जर्व मोल्स मतलब कहना कि तो हम लोग वन टा फैक्टर निकालिए, लेकिन हम लोग जब मोल्स निकाले थे, जैसे कि फाइनल मोल्स इसका क्या आया था, फाइनल मोल्स इसका आया था 1 प्लस 2 अल्फा आया था, वहाँ से हम लोग कैलकुलेट किए तो ये 1.6 आ गया, मतलब इसके लिए 1.6 आया था, और इसका फाइनल मोल्स हमारे पास ये होगा ऊपर वाला, सिर्फ फाइनल मोल्स क्या होगा ऊपर वाला, तो क्या हो जाएगा ये 2 माइनस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 4 अल्फा, तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा ये 2 प्लस 4 अल्फा, ओके। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 4, अल्फा का मान क्या कितना दिया है 7.4, तो यह आ जाएगा आपका 4.8, ठीक है। तो ये आएगा आपको 4.8 फाइनल मोल्स इसका, ठीक है, सेकेंड पार्ट का फाइनल मोल्स, तो फाइनल मोल्स इसका कितना है 4.8, ठीक है। तो ओवरऑल ये कितना आ गया, ये हो गया आपका पास 6.4, ठीक है।
तो आपको यहाँ से हो जाएगा वन टाइप फैक्टर आपके कितना हो जाएगा टोटल, वन टाइप फैक्टर होगा ऑब्जर्व मोड्स डिवाइड बाय मतलब थ्योरेटिकल मोड्स डिवाइड बाय ऑब्जर्व मोड्स, कि ऑब्जर्व मोड्स डिवाइड बाय थ्योरेटिकल मोड, ठीक है, 6.4 डिवाइड बाय 3, तो ये आपका ओवरऑल आ जाएगा इतना वन टाइप फैक्टर, ठीक है। आप इससे भी निकाल सकते हैं, या आप जैसे कि आप इधर कैलकुलेट किए थे वन टाइप फैक्टर इसका इंडिविजुअल, इसका वन टाइप फैक्टर इंडिविजुअल, ठीक है, तो इंडिविजुअल का डिवाइड बाय इंडिविजुअल मोल्स करना पड़ेगा, उसी तरह इंडिविजुअल का वन टाइप फैक्टर डिवाइड मोल्स करना पड़ेगा, लेकिन उससे ईजी है कि हम लोग दोनों का थ्योरेटिकल मोल्स हमको पता ही है, ऑब्जर्व मोल्स निकाल लेंगे। इसका ऑब्जर्व मोल्स कितना था 1.2 अल्फा, इसका ऑब्जर्व मोल कितना है हमारे पास 2.2 प्लस 4 अल्फा, तो यहाँ से हम लोग अल्फा का मान रहा कि इसका आपका ऑब्जर्व मोल्स निकाल लिया, इसका भी हम लोग अल्फा का मान रख के ऑब्जर्व मोल्स 1.6 निकाल लिया, ठीक है, तो 1.6 प्लस 4 प्लस 8 आ गया आपका 6.8, ठीक है, तो ये आ गया आपका ओवरऑल क्या होता है ओवरऑल मतलब वन टाइप फैक्टर 6.4 डिवाइड बाई 3, ठीक है। उसी तरह अब हम लोग देखेंगे एसोसिएशन, फॉर एसोसिएशन क्या होता है, ठीक है, तो एसोसिएशन केस में हम लोग उल्टा होता है, जैसे कि हम लोग क्या किए, जैसे कि हम लोग डिसोसिएशन क्या किया कि एन को हम लोग एन पार्ट्स में तोड़ रहे हैं, ठीक है, अब हम लोग उल्टा करेंगे तो वो एसोसिएशन पार्ट हो जाएगा, जैसे कि देखिए, जैसे कि हम लोग अब देखिए उल्टा किए मतलब कि हम लोग इसको उल्टा चल रहे हैं, ठीक है, उल्टा चल रहे हैं तो ये होगा एसोसिएशन, जब उल्टा चलता है तो एसोसिएशन मतलब जब कंबाइन होता है तो एसोसिएशन, और जब टूटता है तो डिसोसिएशन होता है, ठीक है, तो ये था ओवरऑल आपका। तो एट टी बराबर 0 पर मान लेते हैं कि 1 मोल आपका था प्रोडक्ट, ठीक है, अब जुड़ कितना रहा, तो एक एट टी बराबर टी पे मान लेते हैं 1 माइनस अल्फा ये टूट रहा है, मतलब कि जुड़ रहा है, तो कितना आपका प्रोडक्ट मतलब कि आपको मतलब इनिशियल मोल मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा तो अल्फा बाई एन फॉर्मेशन होगा, ठीक है, तो इनिशियल मोल्स कितना है आपके पास 1, और फाइनल मोल्स क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, तो हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 माइनस एन माइनस 1, ठीक है, ये ओवरऑल हो जाएगा। तो हमको पता है कि वन टाइप फैक्टर क्या होता है, टोटल फाइनल मोल्स डिवाइड बाई टोटल मोल्स, तो फाइनल मोल्स ये हो गया डिवाइड टोटल मोल्स, यहाँ से आपका वन टाइप फैक्टर फॉर्मूला आ जाएगा 1 प्लस अल्फा टाइम्स 1 बाई एन माइनस 1, और ये था एसोसिएशन का, डिसोसिएशन का क्या होता है 1 प्लस अल्फा टाइम्स एन माइनस 1, ठीक है, तो ये इसके सिर्फ एन की जगह 1 माइनस एन हो जाता है एसोसिएशन के केस में, ठीक है, तो आप इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है, आशा करते हैं कि आप याद कर लीजिएगा। तो इससे रिगार्डिंग हम लोग 2-3 प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करते हैं पहले, उसके बाद पहले हम लोग ये देखते हैं कि 100% डिसोसिएशन के केस में क्या होता है, एसोसिएशन केस में क्या होता है, ठीक है, तो 100% एसोसिएशन केस में क्या होता है, उसमें क्या था कि हम लोग अल्फा को 1 पुट कर लेते हैं, यहाँ पे भी हम लोग अल्फा को 1 पुट करेंगे तो यहाँ से आपको वन टाइप फैक्टर 1 बाई एन के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे 100% एसोसिएशन के केस में हमको वन टाइप फैक्टर 1 बाई एन के बराबर होगा, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, तो इसमें क्या होगा डाइमराइज होता है, मतलब कि उल्टा, मतलब जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग तोड़ के दो इंडिविजुअल कंपाउंड बनाएंगे तब वो दोनों मिक्स एक प्रोडक्ट बना हुआ है, जैसे कि आपको ये बेंजोइक एसिड दिया हुआ है, ये डाइमराइज हुआ है मतलब ऑन द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, तो जब ये टूटेगा मतलब कि जब दो कंपाउंड कराएंगे तो दोनों मिलकर प्रोडक्ट बना है, तो हम लोग प्रोडक्ट से फिर हम लोग ला रहे हैं दो कंपाउंड में, ठीक है, उसको हम लोग एसोसिएशन बोलते हैं, और दो कंपाउंड को मिला के जब हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग डिसोसिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेंजोइक एसिड डाइमराइज हो रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो ये जब टूटेगा मतलब दो पार्ट में, यहाँ से दो टूटेगा तो मतलब दो पर, यहाँ से एन का मान आपका आ गया 2, ठीक है, और वन टाइप फैक्टर क्या होता है 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1, मतलब 1 बाई एन माइनस 1 इंटू अल्फा, तो अल्फा का मान हमारे पास कुछ नहीं दिया रहता है, मतलब इसमें दिया हुआ है यहाँ पे सॉरी 60% डिसोसिएशन दिया हुआ था क्वेश्चन में, मिस्टेक हो गया था, तो जब 60% डिसोसिएशन दिया हुआ है तो कहने का अर्थ है कि जो अल्फा है 60% आपका एसोसिएट हो रहा है, मतलब कि 0.6 टाइम्स आपका वो एसोसिएट हो रहा है, मतलब कि यहाँ अल्फा क्या हो गया आपका 0.6, ठीक है, तो आपको कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ से आपको वन टाइप फैक्टर है जो 0.7 आ जाएगा, ठीक है। एक बात को और ध्यान दे देते हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको बहुत बार स्टार मार्क कर लीजिएगा, आपको दिमाग में रहेगा, कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ देता है कि इन एसोसिएशन केस में जो वन टाइप फैक्टर है हमेशा सॉरी ग्रेटर देन अन इक्वल टू 1 होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है, क्या होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है, और इन एसोसिएशन केस में लेस देन इक्वल टू 1 होता है। आप कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए लेस देन और इक्वल टू हो जाता है, ठीक है, क्वेश्चन से ही आपको दिखा देते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए लेस देन इक्वल टू 1 नहीं तो 1 होगा नहीं तो उससे लेस देन इन एसोसिएशन केस में, ठीक है। और डिसोसिएशन केस में देखिए हमेशा आपको 1 से, इसमें 1 से बड़ा है, कोई भी सवाल ले लीजिए उसमें भी 1 से बड़ा है, देखिए इसमें 4 है 1 से बड़ा है, इसमें 1.8 1 से बड़ा है, ठीक है, नहीं तो 1 होगा नहीं तो 1 से बड़ा होगा, ठीक है। इन डिसोसिएशन केस में, इन एसोसिएशन केस में आपको 1 से छोटा होगा, जैसे कि मैंने दिखाया था आपको, इसमें देखिए 1 से छोटा है,
ठीक है। तो ये आपको दिमाग में होना चाहिए, जैसे कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या देता है, वन टर्म फैक्टर दे देता है, ठीक है। तो वन टर्म फैक्टर से आपको अंदाजा लगा देना है कि इसमें एसोसिएशन प्रोसेस हो रहा है, इसमें डिसोसिएशन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। किसी क्वेश्चन में वन टर्म फैक्टर 0.7 दे दिया, मतलब वो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि उसमें एसोसिएशन प्रोसेस हो रहा है। किसी क्वेश्चन में दे दिया 2.7, मतलब उसमें बोल रहा है कि उसमें डिसोसिएशन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। जब कुछ नहीं होता है, ना एसोसिएशन ना डिसोसिएशन नहीं होता है, तो उस केस में आपका वन टर्म फैक्टर जो होता है 1 के बराबर होता है। ये बेसिकली नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो सोल्यूशन होते हैं उसमें होता है, ठीक है। तो ये था आपका ओवरऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट लेसन में हम